नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। हम में से ज्यादातर लोगों के जोड़ों में और हड्डियों में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, पर इस दर्द के जड़ तक पहुंच जाने के लिए डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है। बिना जांच के कोई भी इलाज खुद से बिल्कुल मत करिए। इसे लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वेदपाल यादव जी, जो कि इस के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे। इनसे दर्द हड्डी से जुड़ी समस्याओं पर करेंगे बात। तो सबसे पहले तो स्वागत करती हूं मैं आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अचानक से जो हड्डियों में और जोड़ों में दर्द हो जाता है, उसका क्या कारण होता है? नमस्कार नैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर वेदपाल यादव, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जैसा आपने कहा कि जोड़ों के दर्द के लिए पहले डॉक्टर से परामर्श लें, बिल्कुल ठीक कहा आपने। घर पे ही ट्रीटमेंट ना करें। हालांकि जो डाइट और एक्सरसाइज जो आप घर पे ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर के परामर्श से आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा। अगर होगा भी तो कुछ एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपी हम लोग बोलते हैं उससे ठीक हो जाएगा। मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से ही जोड़ों में दर्द होता है और मांसपेशियों की कसरत करने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे, गठिया नाम की एक बीमारी होती है जो हड्डियों से रिलेट करती है। गठिया क्या होता है? गठिया मल्टीपल जॉइंट्स पेन को हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं। गठिया का अर्थ है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन दोनों में आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हेरिडिटरी होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सभी जोड़, घुटने, कूल्हे धीरे धीरे खराब होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सभी जोड़ साथ साथ खराब होते हैं और सुबह स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें जांच कराने में मालूम चलता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस पॉजिटिव अगर है, एंटी सीसीपी अगर पॉजिटिव है, तो आपको इसके विशेष इलाज की ज़रूरत है। अगर सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। डॉक्टर, यूरिक एसिड बढ़ने से क्या समस्या होती है? ये भी एक तरह का अर्थराइटिस है जिसको गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। यूरिक एसिड हमारे प्रोटीन के निष्कासन न होने की वजह से होता है। यूरिक एसिड अगर शरीर में इकट्ठा होने लगे किसी भी वजह से, जो हेरिडिटरी भी होता है या एक रोग की वजह से भी होता है, तो टॉफी फॉर्मेशन जॉइंट्स में हो जाती है। उसको हाइपर यूरिसीमिया का एक साइड इफेक्ट बोलते हैं। उससे जोड़ खराब होने लगते हैं। ज़्यादातर पैर के फर्स्ट मेटाटार्सल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे या कोहनी में अक्सर सूजन आती है और दर्द होने लगता है। अगर आप देखें कुछ यंगस्टर्स में भी अगर ऐसा होता है तो हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि पार्टी की थी, नॉनवेज खाया था या थोड़ी ड्रिंक की थी, तो उससे यूरिक एसिड टेम्परेरीली बढ़ जाता है और इस तरह के जॉइंट्स में पेन होने लगता है। मतलब कहने का मतलब है कि यूरिक एसिड घटता बढ़ता रहता है, एकदम बढ़ भी सकता है तो आपको जॉइंट पेन हो सकता है और फिर लेवल पे भी आ सकता है। जी, ये डाइट से ही डिसाइड होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन लिया है डाइट में या अल्कोहल का सेवन किया है तो उससे यूरिक एसिड हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और वो जोड़ों में दर्द करने लगता है। वही अगर बात करें कि हड्डियों की जो बीमारी है उससे बचने के लिए लोगों को कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? कि लोगों को पहले से लगता है कि हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं, आजकल बहुत जल्दी लोगों के पैरों में, घुटनों में दर्द हो जाता है, तो पहले से हमें कौन कौन से टेस्ट करा के रख लेने चाहिए कि हाँ अभी हम स्वस्थ हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ टेस्ट अगर आप कराना चाहें तो विटामिन डी, जिसकी डेफिशिएंसी आमतौर पर कमर दर्द का कारण बनती है, वो करा लेना चाहिए। अगर वो कम है तो विटामिन डी थोड़ा सा आप दूध के साथ रोजाना ले लें या हफ्ते में एक पाउच ले लें तो उसकी पूर्ति हो जाती है। हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज करना, थोड़ी देर धूप में रहना। आजकल फॉग है, धूप कम है, तो इसलिए आप सुबह थोड़ी देर धूप में बैठें, शीशे के पीछे से बैठें, ठंड में ना रहें, तो जोड़ों का दर्द जाता रहेगा, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। जी, वही रोजमर्रा की जिंदगी में रोज रोज कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे जोड़ों के दर्द बढ़ता है या कमजोर कर सकती हैं हड्डियों को? तो हम रेगुलर जो लाइफ जीते हैं, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए? लाइफस्टाइल में गलत तरीके से ज़्यादा देर बैठना। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने देखा है यंग लोग इस तरह करके बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं, जिससे गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि किसी भी पोस्चर में ज़्यादा देर रहने पे मांसपेशियाँ ओवरवर्क करती हैं और उससे कमर दर्द, गर्दन दर्द आमतौर पे यंगस्टर्स में देखा जा रहा है। इसको नई बीमारी समझ लीजिए, टेक्स्ट नेक हम इसको बोलते हैं, जो मोबाइल के अधिकतम यूज से, स्पेशली रात को लेट के अगर आप मोबाइल यूज करेंगे तो जरूर आपको गर्दन में दर्द होगा। उससे बचें और नियमित व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो क्या जमीन पर बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना भी हड्डियां या जोड़ों में दर्द का कारण हो सकती है?
अभ्यास अगर है तो ज़्यादा देर तक भी आप ज़मीन पर बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं बैठते हैं और एक ही 2 दिन में आपको ज़्यादा देर ज़मीन पर बैठना पड़ता है तो जोड़ों में दर्द होगा। आमतन हमने देखा है कि इंडियन पॉट जो यूज़ करते हैं, एक एज के बाद इंडियन पॉट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि घुटनों की वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, वो स्टिफ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मोड़ने पर उसमें दर्द बढ़ जाता है। जी, अक्सर दफ्तर में देखा जाता है, जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे लोगों का जो बैठने का जो टाइम है 8 से 9 घंटे को लेकर, तो पोस्चर, सही पोस्चर जो बैठने का होता है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं अपने बारे में भी अगर बात करूँ तो बैक प्रॉब्लम लोगों को आजकल ज़्यादा रह रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दर्द होता है। तो 8-9 घंटे कैसे, किस पोस्चर में बैठा जाए कि दर्द जो है वो कम हो और हड्डी की कोई प्रॉब्लम ना बने? हम लोग जब भी चेयर पे बैठते हैं तो हमारे घुटने और कूल्हे में 90 डिग्री फ्लेक्शन होना चाहिए और बैक हमेशा सपोर्टेड रहनी चाहिए। जिस तरह हम अभी बैठे हैं ये बहुत कंफर्टेबल पोस्चर है, इसमें आप काफ़ी समय तक बैठ सकते हैं। लेकिन जिस तरह घर में टीवी बेड पे लेट के लोग देखते हैं, उससे कमर में जो स्लांट आता है, जो लाउच आता है, उसका बड़ा नुकसान होता है। और बैठ के अगर ज़्यादा देर आगे झुक के काम करेंगे तो भी कमर में मांसपेशियों में जकड़न आएगी और दर्द बढ़ेगा। वो अवॉइड करें। ज़्यादा देर तक अगर बैठना ही पड़ता है तो बीच में थोड़ी देर के लिए उठें, स्ट्रेच करें, ताड़ासन, बेसिकली स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करें। और अगर ज़्यादा देर बैठना ही पड़ता है बीच में ब्रेक ज़रूर लें। जी, तो क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने से राहत मिलती है इस दर्द से, या फिर योगा ज़्यादा आसान तरीका है? नैना जी, योगा भी एक्सरसाइज का ही एक प्रारूप है। योग 2 तरह का है, एक बाहरी योगा जो हम आसन और व्यायाम में करते हैं, और एक अंतरंग जो ईश्वर का ध्यान मन से हम लोग करते हैं, उसको भी हम योग ही कहते हैं। थोड़ा सा प्राणायाम अगर किया जाए तो ये योगा पूरा हो जाता है और ये बहुत लाभकारी है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए। आजकल हम देखते हैं बड़ी मानसिक परेशानियां यंगस्टर्स में हैं, उससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, योग। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ना देखा गया है कि हाथ पैरों में या जोड़ों में ना कट कट की आवाज़ आती है। कई बारी मैंने भी ये महसूस किया है कि फिंगर्स हो या जो जोड़ होते हैं उसमें कट कट की सी आवाज़ आती है। वो किस तरीके की स्थिति है? या तो ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है, या फिर ये कोई स्थिति है ऐसी जिसपे ध्यान देना बहुत आवश्यक है? इसमें चिंता की कोई बात नहीं है नैना जी। कट की आवाज़ आना जोड़ों में से बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, मांसपेशियों की कमजोरी होने पे ये आवाज़ बढ़ जाती है। यानी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं, क्वाड्रिसेप्स थाई की मसल्स को बोलते हैं, अगर घुटने में कट की आवाज़ ज़्यादा आती है तो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से या डॉक्टर से आप कुछ एक्सरसाइज सीखें जिनको हम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं। उससे आपकी कट की घुटने की आवाज़ खत्म हो जाएगी। जो लोग जोड़ों में इस तरह की कट की आवाज़ निकालते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इससे जोड़ों को नुकसान होता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि आपके कहने का मतलब है जो उंगलियां लोग ऐसे चटकाते हैं, आवाज़ निकालते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ये नुकसान करता है। ठीक है। वही डाइट में क्या ऐसा शामिल करें रेगुलर डाइट में जिससे हड्डियों में परेशानी ना हो या फिर कम हो? सारा स्वास्थ्य जो है वो आहार पे ही चलता है। आहार, आजकल हम देख रहे हैं रीजनरेटिव मेडिसिन, आज बात करते हैं कि घुटनों को बदलना ना पड़े, उसके लिए हम ऐसा क्या खाएं या क्या रीजनरेटिव मेडिसिन है जिससे वो ठीक हो जाए। तो मैंने एक बताया आपको, एक्सरसाइज रेगुलर करें। और डाइट में स्पेशली कुछ चीज़ें हैं जो हम दूध के साथ ले सकते हैं, जैसे सौंठ, अदरक को बोलते हैं, या फिर हल्दी में करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट्स के कार्टिलेज डैमेज को रोकने के लिए या कार्टिलेज की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बेहद आसान है, सब जगह उपलब्ध है। आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ सर्दियों में तो ज़रूर लें, ये बेहद लाभदायक है और जोड़ों को खराब नहीं होने देती है। वहीं बड़े बुजुर्ग जो होते हैं या फिर 60+ जो लोग हैं, उन लोगों को अपने जो जोड़ों का दर्द है, हाथ पैरों में जो दर्द रहता है, उसके किस तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए, या वो ऐसा क्या डाइट में शामिल कर सकते हैं? बड़े बुजुर्ग हम लोगों को ऐसा क्या दे सकते हैं कि उनके पैरों में दर्द कम हो? और सीढ़ियाँ चढ़ने में उन्हें बड़ी परेशानी होती है। देखा जाता है कि अमूमन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या करना चाहिए? या कुछ इस खास प्रकार का कोई तेल आता है या फिर कोई ऐसा मलहम आता है जो हम उनको लगा सकते हैं और जिससे वो उनको परेशानियां थोड़ी कम हो सके? देखिए, सर्दियों के दिन हैं, जोड़ों में जकड़न आम बात है,
और बड़े बुजुर्गों में तो ये देखने को मिलती ही है। क्या होता है, उम्र के साथ हमारा कार्टिलेज डैमेज होता है, जोड़ों में जकड़न आती चली जाती है, और अगर हम जोड़ों में जकड़न होते हुए भी उस कार्य को करें जो नहीं करना चाहिए, जैसे एकदम से नीचे बैठ जाना या सीढ़ियां चढ़ जाना, सीढ़ियां उतर जाना, तो उसके बाद हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग अगर रेगुलर करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज घुटनों के लिए रेगुलर करें, जिम में कहूँगा, अगर जिम में जाना चाहें तो जिम में एक स्टेशनरी साइकिल होती है, उसको आप 15 मिनट तक चलाएं, वो घुटनों के लिए बड़ी लाभदायक है। अगर वो नहीं कर सकते तो घर में ही कुर्सी पे बैठे बैठे क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करने का एक तरीका है, वो सीख लें और रेगुलर करें। डाइट में मैंने आपको बताया हल्दी और सौंठ बड़ा फायदा करती है, दूध के साथ लें। लगाने के लिए आपने पूछा तो बहुत सारे ऑइंटमेंट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर ऑयल की बात करें तो बहुत सारे तेल, आयुर्वेदिक बात करें तो महानारायण तेल वगैरह, और नहाने से पहले हल्के हाथ से गर्म तेल की मसाज करें और उसके बाद अच्छे से नहा लें, तो बड़े बुजुर्गों के लिए बड़ी लाभदायक है। सर्दी ऐसा करें, जकड़न से बचें। अब देखा गया है सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें आई हैं कि बच्चे जो हैं वो गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते खेलते एक दो बच्चे ऐसे भी थे जो कंटिन्यू गेम खेल रहे थे और उनकी उंगलियां वैसे ही रह गई, मतलब उसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उनकी उंगलियों की सर्जरी करवानी पड़ी, ठीक करवानी पड़ी। तो ये किस स्थिति में हुआ होगा बच्चों के साथ, या फिर ये कितना नुकसान हो सकता है, बच्चों को गेम कितनी देर तक देना चाहिए खेलने के लिए, और मोबाइल से दूरी कितनी बना के बच्चों को रखनी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक स्थिति है। नैना जी, ये एक नई चीज़ है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, हम लोग बाहर जाके खेलते थे, साइकिल चलाते थे, बहुत अच्छा लगता था, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। अभी बच्चों को आप कितना भी कहें, वो मोबाइल से दूर नहीं रहते हैं तो जिद करते हैं। उनको आपने जैसा कहा कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे हाथ में ये ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब एक सिचुएशन है जिसमें टेंडेंस जो है वो लॉक हो जाते हैं, वो झटके से खुलते हैं, उसको रिलीज करना पड़ता है, सर्जरी भी करनी पड़ती है, नहीं तो इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। तो ये एक नई बीमारी है जो आमतौर पे बच्चों में आने लगी है। ज़्यादा वीडियो गेम खेलना, मोबाइल पे गेम्स खेलना, उसको बचाना चाहिए। पेरेंटिंग यही है कि उनको देख रेख में खेलने दें, अगर थोड़ी देर वो खेलना ही चाहें तो थोड़ी देर खेलें, उसके बाद उनको बाहर लेके जाएं। वहीं दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, जोड़ों का ध्यान रखने के लिए एक्सपर्ट क्या टिप्स देते हैं? देखिए, परामर्श तो डॉक्टर से आपकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर के पास आके ही लेना चाहिए, लेकिन जो एक सबके लिए है वो डाइट और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें, उससे आपके जोड़ और आपकी हड्डियां हमेशा ठीक रहेंगी। ऑस्टियोपोरोसिस हम बोलते ही उसको है जब मिनरलाइजेशन कम हो जाता है, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, अच्छे पोस्चर में रहना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर। अगर आप जिम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम से झटके के लिए जिम न करें, किसी को दिखाने के लिए एकदम से आप बहुत ज़्यादा भार ना उठा लें, आगे झुक के बहुत ज़्यादा वजन ना उठा लें, उससे आपको परेशानी बढ़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, कमर दर्द की बीमारी आजकल बहुत बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे कि बुजुर्गों में पहले कमर दर्द ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन अब टीनेजर जो है उनकी भी कमर दर्द की बीमारी बहुत बढ़ गई है। अक्सर देखा जाता है बैक पेन है, कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? नैना जी, ये सच में एक बड़ी परेशानी है। कमर दर्द आजकल आम हो गया है। कमर दर्द के साथ लोग बोलते हैं कि पूरी टांगों में भी दर्द आता है, एक टांग में ज़्यादातर आता है, तो उसको हम शैटिका बोल के समझाते हैं मरीजों को। उसके लिए विशेष आपको स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज सीखनी चाहिए और रेगुलर करनी चाहिए। उसी को हम योगासन में अगर बोलें तो सर्पासन और शलभासन, ये रीढ़ की हड्डी के लिए बेहद लाभदायक है। अगर फिर भी आपको दर्द में आराम नहीं मिलता है तो कुछ दवाइयाँ भी हम लोग देते हैं, और अगर बिल्कुल ही आराम नहीं मिलता है, आप चल भी नहीं पा रहे हैं, पैर में सुनसुनाहट आ गई है, तो आपको MRI की आवश्यकता होती है। रीढ़ की हड्डी का MRI आमतौर पे 2,500-3 हज़ार रुपये में हो जाता है। उसमें कन्फर्म हो जाता है कि हमारी कौन सी नस पे कितना दबाव है, क्या ये स्लिप डिस्क है। अगर स्लिप डिस्क है तो 90-95% लोगों को हम सिर्फ दवा और फिजियोथेरेपी से ठीक कर पाते हैं। 5% लोग जो फिर भी दर्द में आराम नहीं पाते, उनको हमें रीढ़ की हड्डी में या तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसको हम सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक बोलते हैं। स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है लेकिन तुरंत रिलीफ दे देता है। और अगर नहीं आराम मिलता तो 2%-3% लोगों में हमें स्पाइन की सर्जरी भी करनी पड़ती है, जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हम लोग बोलते हैं। मैं उसी का एक्सपर्ट हूँ। थैंक यू। देखा जाता है कि कैल्शियम की जो कमी है वो सबसे बड़ी वजह होती है हड्डियों में दर्द की, और कैल्शियम की कमी आजकल नाखून से भी पता की जा सकती है। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है और इस पर हमें काम करना है?
देखिए, नाखून अगर अपने आप टूटने लगें, ब्रिटल हो जाएं, तो हमें पहचानना होता है कि इसमें हो सकता है कैल्शियम की कमी हो। हालांकि नाखून अगर पैर के खराब होने लगें तो फंगल इन्फेक्शन भी रूल आउट करना चाहिए, यानी कि चमड़ी के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम डाइट में ही लेना चाहिए। डाइट में आजकल तो बाजरा बहुत आ रहा है और उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। दूध आप रेगुलर लें, रात को ज़रूर दूध पीकर सोएं तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। फिर भी अगर कैल्शियम की कमी होती है, जैसे महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो हमें डेक्सा स्कैन या एज रिलेटेड चेंजेस हैं तो डेक्सा स्कैन कराना पड़ता है, जिसमें पता चलता है कि कैल्शियम की कितनी कमी है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सर्दियों में देखा जाता है कि हाथ जो है बहुत ठंडे हो जाते हैं और स्वेलिंग भी आ जाती है हाथों में। कुछ कुछ लोगों के हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। कई लोगों के हाथ काम भी कम करते हैं। वो क्या स्थिति होती है? क्या सर्दियों की वजह से हड्डियों में ये परेशानी होती है? देखिए, खून का संचार अगर कहीं भी पेरिफेरी में कम होगा तो वहाँ नमनेस आएगी और इस तरह की परेशानी होगी जैसा आप बता रहे हैं। दर्द भी होने लगता है, जिससे अगर बहुत ज़्यादा सर्दी से एक्सपोज हों तो फ्रोस्ट बाइट भी हो जाता है। तो हमें ठंडे पानी का एक्सपोजर कम करना चाहिए। अगर हो सके तो ग्लव्स पहनने चाहिए, या अंदर ही हैं तो थोड़ा सा इसको रगड़ के और सिकाई कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि हड्डियों का कैंसर भी होता है, तो हड्डियों के कैंसर किस तरीके के होते हैं, किस किस प्रकार के ये होते हैं और ये इसका इलाज क्या होता है? नैना जी, कैंसर बहुत तरह के होते हैं। हड्डियों में अगर एक ही हड्डी में कैंसर हो तो उसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन अगर कोई फैलने वाला जो ब्लड के थ्रू फैल रहा है तो उसको हम मैलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उसमें ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा, जीसीटी, बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, एबीसी, यूनिवर्सल बोन सिस्ट। लेकिन जो फैलने वाले कैंसर हैं जिसमें मल्टीपल माइलोमा बहुत आम है, जो ओल्ड एज में हमें रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर होने पे पता चलता है कि मल्टीपल माइलोमा निकला, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर सिर्फ बिनाइन ट्यूमर है तो उसको हम एक्सरसाइज कर देते हैं, क्यूरेटाज एंड बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। जी। तो अगर आप भी हड्डियों के और जोड़ों के दर्द से हैं परेशान तो सुनिए डॉक्टर वेदपाल यादव के समाधान। तो इस पेशकश में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए News1 इंडिया।